जय हिंद दोस्तों। हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे। पर्यावरण का अध्याय फर्स्ट की हम एक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। हम अध्याय 1 का पार्ट 2 आज इसमें पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में हम इस अध्याय को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत में हम इस अध्याय के जो भी कुछ पढ़ेंगे इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों के भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपको सीधा मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस तरीके से हमने पढ़ा था आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया और आपने उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा, कमेंट किया, लाइक किया। इसी तरह इस वीडियो को भी आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, शेयर जरूर करना, लाइक करना, और चैनल पर न्यू है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अध्याय को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो अध्याय फर्स्ट था मैं फिर से दोहरा देता हूँ जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए, कि फर्स्ट अध्याय का नाम है हमारा परिवार और समाज में सहसंबंध। यूनिट फर्स्ट है हमारा परिवार हमारे मित्र। इसका पहला अध्याय है परिवार और समाज में सहसंबंध। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पार्ट 2 में जो अगला हेडिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल भी समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो जैसे ही कंप्लीट होती है तो वीडियो के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, अन्य विषय की वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोस्तों इस जो भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपके लिए, यानी कि जो नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर देखिए वीडियो आपके लिए मॉर्निंग में आ जाती है, इवनिंग में आपके लिए इसकी पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड चैनल पर करा दूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज की भी करा दूंगा, तो आप प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं। चलिए, परिवार का महत्व, अगली हेडिंग है हमारी परिवार का महत्व। ध्यान से समझना, परीक्षा में एक एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी है। देखिए जो सिलेबस में है डिक्टो हम बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहे हैं, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए, परिवार का महत्व, क्या क्या महत्व है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हमें अधिक समझना होगा वहाँ पे मैं आपके लिए अधिक समझाऊंगा। परिवार का क्या महत्व होता है कुछ आपके लिए मालूम भी होगा, जैसे कि परिवार ही वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। आपको भी मालूम होगा कि परिवार ही पहला वो स्थान होता है जहाँ पे बालक का सबसे पहले सामाजिकरण होता है, यानी कि समाज में वो किस तरीके से व्यवहार करेगा वो बालक परिवार के माध्यम से ही सीखता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, चूंकि परिवार के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके हम ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बालक के परिवार के जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का आचरण और व्यवहार जैसा होगा उनका अनुसरण बालक या जो बच्चे होते हैं घर परिवार में वो सीखते हैं, और वैसा ही आचरण या व्यवहार वो करते आगे जाकर। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता हो गए या दादा दादी हो गए, उनसे, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से जो भी कुछ देखते हैं, सीखते हैं, तो वो उनके आचरण में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा, यानी कि परिवार से वो सब कुछ सीख जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका भी समय बचे। चूंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, समय भी कम है, इसलिए हम देखिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। अननेसेसरी बातों की कोशिश करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है उनको यहाँ पे अभी ज़्यादा डिस्कशन ना करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। आपको भी पता होगा, यदि स्वस्थ माता पिता होंगे तो उनकी संतान की जो फिजिकल बॉडी होगी तो उस पर भी उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, यानी कि जो बच्चे का भी शरीर हष्ट पुष्ट होगा, यानी कि माता पिता का स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, परिवार की होती है। देखिए जब बालक को एक परिवार सही वातावरण उपलब्ध कराता है तो उससे क्या होता है, जो बालक का संपूर्ण विकास है वो हो पाता है। जेनेटिक उसको जितना भी मिलना होता है माता पिता से उतना तो उसे मिल जाता है। चूँकि माता पिता में जितना भी बच्चे को प्रभावित करना होती है जेनेटिक तरीके से वो तो कर चुके होते हैं। अब होती है इन्वायरमेंट यानी वातावरण की, तो माता पिता के हाथ में अब जेनेटिक फैक्टर तो चेंज कर नहीं सकते। अब क्या होता है, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट उसके लिए अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की जाए, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, वो एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो परिवार का एक महत्व होता है। अगला पॉइंट है कि बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसकी शारीरिक और जो मानसिक जो विकास है उस पर पड़ता है। ठीक है, बच्चा जैसे ही आप देखते हैं कि जो उसकी जो दिनचर्या यानी कि जो रेगुलर रूटीन होती है उसका प्रभाव
उसके शारीरिक यानी कि फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों पर पड़ता है। आपने अपने ऊपर भी देखा होगी, आपकी जो दिनचर्या है यानी जो रेगुलर रूटीन है यदि वो डिस्टर्ब हो जाती है तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता होगा, फिजिकल आप हो सकते हैं बीमार हो जाते हैं इस प्रकार से ना। तो नियमित दिनचर्या अच्छी रखने से आप फिजिकल भी अच्छे होते हैं और मानसिक मेंटली भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी बच्चों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, दिनचर्या को नियमित करने की जिम्मेदारी एक परिवार की होती है। बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि उनको दिनचर्या किस प्रकार से रखना है इसके बारे में अधिक जानकारी हो, तो ये सब जिम्मेदारी एक परिवार की ही होती है। अच्छी दिनचर्या यानी कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, रोज़ सुबह उठकर थोड़ा सा व्यायाम करना है ना, सुबह जल्दी स्टडी करना, इस तरीके से पूजा प्रार्थना करना, ये सारी अच्छी दिनचर्या होती है जिसकी जिम्मेदारी एक अच्छे परिवार की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बालक के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? परिवार की होती है। परिवार से ही बालक को प्रेम एवं सुरक्षा की भावना मिलती है जो कि बहुत अहम होती है। देखिए, एक परिवार जो होता है उस परिवार में यदि प्रेम और सुरक्षा की भावना ना हो तो बालक का जो संपूर्ण विकास कहते हैं, संपूर्ण डेवलपमेंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बाकी जो शेष रह गए हैं, चूंकि आज हम इस वीडियो में इस अध्याय को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो के अंत में बाकी जो शेष प्रश्न रह गए हैं उन सभी के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंत में जरूर लगाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, खेल व्यायाम आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी एक अच्छे परिवार की होती है। यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता खासकर, उनको अपने बच्चे संतान को नियमित रूप से खेल में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यायाम के लिए उनको शिक्षा देना चाहिए। आदि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्था किसकी होती हैं, किसको करना चाहिए? वो परिवार को ही करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बालक के जो मानसिक विकास है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम यानी जेनेटिक रूप से वो प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि जिसके माता पिता इंटेलिजेंट हैं उसके बच्चे भी क्या होते हैं? बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि वंशानुक्रम द्वारा उसको वो बुद्धि या योग्यता प्राप्त होती है। ठीक है, यानी बालक के जो मानसिक जो विकास उसमें वंशानुक्रम का भी एक विशेष योगदान होता है, खासकर माता पिता से। ठीक है, माता पिता से उन्हें प्राप्त होता है। अब जो भाषा का विकास है, भाषा का विकास भी माता पिता की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए, भाषा का विकास ऐसे कि परिवार में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग होगा तो बच्चे भी उसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा विदेशों में बच्चे अंग्रेजी जल्दी क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। हमारे यहाँ जिस भाषा का उपयोग किया जाता है बच्चे उस भाषा को जल्दी बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिवार की जिम्मेदारी होती है। माता पिता परिवार के अच्छे संबंध का प्रभाव, देखिए, माता पिता के बीच यदि अच्छा संबंध होता है इसका प्रभाव सीधा बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, आपने देखा अक्सर जिन परिवार में माता पिता के बीच अच्छा संबंध होता है तो बालक भी उसी प्रकार से बिहेवियर करते हैं, यानी कि उसी प्रकार से उनमें भी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, वो भी उसी प्रकार से रिएक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता है कि बच्चों के सामने माता पिता को बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपको बहुत कुछ जीवन के लिए भी सीखने को मिल रहा है और परीक्षा की दृष्टि से तो सीखने को मिल ही रहा है। दोस्तों, हम 30 में से 30 टारगेट के लिए पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं। चूंकि पर्यावरण विषय 30 नंबर का पूछा जाएगा तो हमें 30 में से 30 अंक चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है कि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले जो परिवार होते हैं उनमें जो बालक होता है उसे क्या होता है? एक अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा उसे खेल मिलता है ना, मनोरंजन के उसे अच्छे अवसर मिलते हैं जिससे कि उसका क्या होता है? अच्छा विकास होता है, उसे अच्छे अवसर मिलते हैं, यानी उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास अच्छे उसे मिल पाते हैं। क्योंकि जिस परिवार की आपने देखो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती उसे अच्छे पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पाता, अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती, और मनोरंजन की बात करें तो वो तो दूर दूर तक का इसका कोई वास्ता ही नहीं होता। ठीक है, तो अच्छी आर्थिक स्थिति भी एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी एक शब्द या हम कहें 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इस वीडियो में एक एक पल आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। हम इस वीडियो के अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे, तो अब आपको यहाँ से प्रश्न बनना चाहिए। माता पिता की जो शिक्षा होती है उसका सीधा लाभ बालक को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आपने देखा उच्च शिक्षित माता पिता होते हैं उनके बालक का जो मानसिक विकास है वो भी तेज होता है, यानी कि
आपने देखा होगा आईएएस आईपीएस जिनके माता पिता हैं उनके बच्चा भी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं, क्योंकि जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस है उनका मानसिक विकास ऑलरेडी तेज होता है, तो उनके बच्चों का भी मानसिक विकास ऑलरेडी तेज हो गया होता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है, तो इसलिए कहा जाता है जेनेटिक जितना कुछ मिलना होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन अब बचा एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उसे वातावरण अच्छा उपलब्ध कराना एक अच्छे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पारिवारिक संबंध। देखिए पारिवारिक संबंध, इससे प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछते हैं तो इसको समझते हैं हम, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए पारिवारिक संबंध क्या होते हैं, सबसे पहले जो संबंध होते हैं उसको समझिए ध्यान से। एक तो रक्त के आधार पर संबंध होते हैं यानी खून के संबंध होते हैं, या फिर विवाह के आधार पर संबंध होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया, विवाह के बाद पत्नी साले हो गए, ससुर हो गए, ये कैसे होते हैं, विवाह के आधार पर होते हैं। रक्त खून के आधार पर कैसे होते हैं, पुत्र पुत्री, है ना, माता पिता, ये सारे खून के संबंध होते हैं। ठीक है, और कुछ संबंध होते हैं जो भावनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे कि मित्रता का जो संबंध हो गया वो एक भावना का संबंध होता है, इस तरीके से ना के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मुख्यतः हम संबंध की बात करें, एक रक्त यानी खून के संबंध होते हैं, विवाह के आधार पर और भावनाओं के आधार पर, मोटे मोटे इन तीनों तरीके से संबंध बनते हैं। ठीक है, तीन आधारी होते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं लोग संबंध के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है संबंध, मैंने आपके लिए शॉर्ट में समझा दिया। अब आगे देखिए, जो बालक है, बालक परिवार, रिश्तेदारों आदि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस किस से, जो बालक होता है वो परिवार, रिश्तेदार आदि से, है ना, यानी कि या तो वो परिवार या जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे मामा हो गया, फूफा हो गए, है ना, जो भी रिश्तेदार निकट के हो गए, जो सबसे ज़्यादा निकट के रिश्तेदार होते हैं उन्हीं से बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, या फिर परिवार से सीखता है। या तो वो डायरेक्ट उनके माध्यम सीखता है, फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जो उनके लिए सिखाते हैं, डायरेक्ट तरीका हो गया। एक इनडायरेक्ट तरीका यानी कि उनको वैसा करते हुए देखा तो बच्चे उन्हीं को फॉलो करने लगे, अनुसरण करने लगा। आपने एक देखा होगा कि जो आपके घर फूफा जी आते होंगे, या फिर कोई ऐसे घर में दादाजी होंगे जो बचपन में ऐसा देखा होगा कि जो बीड़ी या सिगरेट पीते होंगे, तो छोटे बच्चे उनका अनुसरण करके लकड़ी की या फिर एक छोटी कद्दू की जो आपने देखी होंगी, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि बच्चे ऐसा अनुसरण करके वो कोशिश करते थे कि बीड़ी पीने का, है ना। तो बालक परिवार या निकट के रिश्तेदारों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे गुणों को सीखता है। कौन कौन से गुणों को सीखता है, एक आदर्श को सीखता है, मूल्यों को सीखता है, मूल्य, है ना, रीति रिवाजों को भी सीखता है, और विश्वास, है ना, आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज और जो विश्वास है यानी ट्रस्ट करने वाली चीज होती है, ये आदि को वो धीरे धीरे सीखता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बालक प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि जो सामाजिक गुण है वो परिवार से ही सीखता है। बालक परिवार से कौन कौन से गुण सीखता है, एक प्रेम हो गया, सहानुभूति हो गई, सहनशीलता हो गई, सहयोग आदि और भी कई सारे गुण होते हैं जो सामाजिक गुण होते हैं, वो बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार के द्वारा ही सीखता है। दोस्तों जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ एक एक शब्द आप याद रखिएगा, परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए बुक के माध्यम से ही प्रश्न बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हर एक अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आपके लिए गवर्नमेंट शिक्षक बनना है, तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ध्यान से वीडियो को बस ध्यान से सुन लेंगे और देख लेंगे, इसी में आपके 90% पर्यावरण तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 10% कहाँ रह जाएगा। इसके आप MCQs जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको लगा लेना, तो आपका पर्यावरण जो विषय है 100% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 30 में से 30 नंबर लाने से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक के परिवार में क्या होता है, चाचा चाची, भूआ फूफा आदि हो। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक बालक के परिवार में क्या हो, चाचा चाची हो, भूआ फूफा और अनेक रिश्तेदार हों। जैसे कि कभी कभी आपके परिवार में वैसे भी ऐसा हो सकता है, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कि आपके परिवार में भी हो सकता है आपके पिताजी कैसे हो, अकेले भाई हो, तो फिर उनका कोई चाचा भी नहीं होंगे, फिर आपके ना चाची होंगी, है ना, भूआ फूफा, इस तरीके से। तो जिस प्रकार का परिवार होगा उसी प्रकार को उसमें रिश्तेदार होंगे। तो जब इस कंडीशन में क्या होगा,
बालक को इन नाते रिश्तेदारियों का ज्ञान नहीं होगा। तो जब ज्ञान नहीं होगा तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कक्षा में मौजूद सभी बच्चों की पारिवारिक विविधता, यानी कि जो परिवार में अनेक प्रकार की विविधता है, किसी के चाचा हैं तो किसी के बड़े पापा हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो पारिवारिक विविधता बनती है इसके बारे में शिक्षक बच्चों को जानकारी देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का काम है कि बच्चों को कक्षा में इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। पारिवारिक संबंध के बारे में हमने की पॉइंट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना और आपको जो भी कुछ डाउट होता है वीडियो के नीचे ही पूछ लेना, तो मैं यहीं पे यूट्यूब पर ही रिप्लाई कर दूंगा। और इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तो पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर मिल जाएगी। अगली हेडिंग है पारिवारिक संबंधों का वर्गीकरण। देखिए जो पारिवारिक संबंध है उनका वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैवाहिक आधार पर, दूसरा समरक्त यानी खून के आधार पर। अभी हमने वीडियो में डिस्कस भी किया। संबंध दो तरीके से होते हैं, एक तो विवाह के आधार पर, दूसरा समरक्त यानी कि खून के आधार पर। वैवाहिक संबंध किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि विवाह के कारण जो संबंध उत्पन्न होते हैं उन्हें हम वैवाहिक संबंध कहते हैं। विवाह के कारण कौन कौन से संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी। देखिए जब किसी की शादी होती है तो आपस में पति पत्नी बनते हैं, इसको सबसे पवित्र और सबसे अच्छा रिश्ता माना गया है, एक विवाह के द्वारा ही संपन्न होता है। खून का रिश्ता नहीं कहा जाएगा। यदि आपसे पूछे पति पत्नी किस प्रकार का संबंध है, तो आप बताएंगे वैवाहिक संबंध, विवाह के द्वारा संबंध स्थापित होता है पति पत्नी। ठीक है, सास बहू का संबंध वैवाहिक संबंध है, विवाह के द्वारा सास बहू का संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार से जो आदि संबंध होते हैं वो कैसे संबंध कहलाएंगे, वैवाहिक संबंध। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई इसमें ज़्यादा ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। चलिए आगे देखिए, अब समरक्त संबंध दूसरी हेडिंग है। समरक्त संबंध जिसको हम खून का संबंध भी कहते हैं, जिसको रक्त के आधार पर बनते हैं, यानी कि जो खून के संबंध होते हैं उसी को हम समरक्त संबंध कहते हैं। जैसे कि माता पिता, देखिए माता पिता पति पत्नी अलग हो गए, माता पिता यानी कि आपके तो माता और पिता हो गए ना। जैसे आपके बात करें आपसे, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं है ना, आप बालक या बालिका जो भी हो, आपके पिता है आपके माता है, तो इनसे आपका कैसा है, खून का संबंध है सीधा। तो माता पिता जब भी पूछें तो समरक्त संबंध के अंदर आएंगे। पुत्र पुत्री यानी कि माता पिता की संतान है, पुत्र पुत्री खून का संबंध हो गया। या फिर भाई बहन आपस में कैसा खून का संबंध होता है ना। तो इस प्रकार से जो संबंध होते हैं इन्हें हम समरक्त संबंध कहते हैं। इनसे प्रश्न आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप इनसे बना पाएंगे। तो चले हम अगली जो हेडिंग है उसकी ओर बढ़े। तो चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परिवार के अन्य प्रमुख कार्य। अब देखिए परिवार के अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जब भी इससे प्रश्न पूछे तो आपसे परीक्षा में बनना चाहिए। परिवार के अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, यहाँ पे समझना इसका अर्थ। आज तक कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं बना है जो परिवार का स्थान ले सके। आपको भी पता होगा कि दुनिया में चाहे जो भी संगठन बनाओ, ठीक है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं बना जो एक परिवार का स्थान ले सके। ठीक है, यानी कि सारे संगठनों में भी हम परिवार को सर्वोपरि स्थान के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो परिवार के स्थान ले सके। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब आगे देखिए अन्य प्रमुख कार्य की बात करें तो कौन कौन से हैं। एक जैविक कार्य पहला है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे हेडिंग भी है, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। परिवार के अन्य प्रमुख कार्य में एक जैविक कार्य होता है। जैविक कार्य यानी कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, संतान उत्पत्ति, प्रजाति की निरंतरता यानी कि जो प्रजाति है उसकी निरंतरता कंटिन्यू उसको बनाए रखना, ये जैविक कार्य के अंदर आते हैं। आप इसको बहुत भली भांति अच्छे से जानते हैं। दूसरा है शारीरिक कार्य। परिवार के अन्य प्रमुख कार्य में एक महत्वपूर्ण है शारीरिक कार्य, यानी शरीर की रक्षा एवं बच्चों का पालन पोषण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए शरीर की रक्षा करना, यदि एक कहावत सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ ऐसा है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का प्रवेश होता है, इस तरीके से कहावत है। यदि आपको सही से आती हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो शरीर की रक्षा करना भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे शरीर आप जब तक नहीं रखेंगे तो आप कोई भी कार्य अच्छे से सफल नहीं कर पाएंगे। बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना, उनको समय पर अच्छा पौष्टिक भोजन देना, अच्छा निवास स्थान उनको उपलब्ध कराना आदि व्यवस्था एक परिवार की अहम या प्रमुख कार्य में शामिल होती हैं। ठीक है। आर्थिक कार्य में क्या क्या होती है? आर्थिक कार्य में होती है कि हर परिवार की एक आर्थिक जिम्मेदारी होती है कि अच्छी आय हो एवं अच्छी संपत्ति का प्रबंधन हो। ठीक है। जिससे कि भविष्य में वो किसी भी तरीके के कार्यक्रम करे या फिर शादी विवाह संपन्न करे तो उसे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। कोई धार्मिक अनुष्ठान करे, किसी भी तरह कार्य करने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। अगला है सामाजिक कार्य। ठीक है। देखिए सामाजिक कार्य क्या होते हैं कि जो परिवार है उसकी जो मुख्य कार्य उसमें सामाजिक कार्य को भी शामिल किया गया है। सामाजिक कार्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण एवं पदों का निर्धारण किया जाता है। देखिए सामाजिक कार्य भी परिवार का एक मुख्य कार्य है। समाज में आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि वो सोशल वर्क में फिर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, या फिर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी होती है तो हर एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है जितना हो सके सोशल वर्क किया जाए ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन को हम अचीव कर सकें। अगला है सांस्कृतिक कार्य। परिवार के अन्य कार्य में देख रहे हैं। ठीक है। सांस्कृतिक कार्य इनको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि परिवार के अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। सांस्कृतिक कार्य में जैसे पूजा पाठ, रहन सहन एवं अन्य परंपराओं का विकास करना। ठीक है। ये भी क्या है? परिवार के अन्य प्रमुख कार्य में शामिल है। अगला है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे शामिल है परिवार के अन्य प्रमुख कार्य में? जैसे कि इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य में एक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को नागरिकता का पाठ सिखाना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, इसका पाठ सिखाना, यानी कि मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए एक अच्छे परिवार का प्रमुख कार्य होता है। तार्किकता का उसमें विकास करना, यानी कि लॉजिक उसमें डेवलप करना ताकि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके, अच्छाई बुराई में फ़र्क समझ सके, तो ये भी महत्वपूर्ण कार्य हो गया। धार्मिक कार्य किस प्रकार का है? जैसे कि अनुष्ठान करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, पर्व त्यौहार जैसे कि दिवाली, ईद, है ना, क्रिसमस, जो भी त्यौहार आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म को अच्छे से मनाना। तो ये भी एक परिवार की जिम्मेदारी है कि बालक को उस धार्मिक कार्य के जो विधि विधान है उससे परिचय कराया जाए। अगला है शैक्षणिक कार्य। हर परिवार की जिम्मेदारी होती है, हर माता पिता की या जो परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति है कि जो बच्चे हैं, खासकर माता पिता की बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि भविष्य में वो अच्छा उसे लाभ प्राप्त हो सके। आपको पता होना चाहिए कि परिवार के अन्य प्रमुख कार्य में इसे भी शामिल किया गया। प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। मानव विकास, ठीक है, यानी अच्छा मानव किस प्रकार से बनाया जाए बालक को, ये भी शैक्षिक कार्य में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है समाज। समाज में क्या है कि एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर एक समाज बना होता है जो एक बड़ा समूह होता है। ठीक है। तो इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देना कि अच्छा समाज क्या होता है, ठीक है, उससे परिचय कराना, अच्छे समाज में रहना, इस प्रकार से परिवार के अन्य प्रमुख कार्य होते हैं। हमने सभी कार्यों को अच्छे से देख लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही होगी। हम इसमें बिल्कुल भी अननेसेसरी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो काम की बात है वो ही कर रहे हैं। थोड़ा बीच बीच में मैं आपके लिए जो काम की चीज़ है वो बताते रहूँगा जिससे कि आप बीच में बोर भी ना हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप जो सब्जेक्ट है उससे भी ना भटकें। ठीक है। अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी परिवार और समाज में सह संबंध। दोस्तों एक चीज़ और, काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मैंने एक टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई है संविदा शिक्षक वर्ग 3 स्ट्रेटजी वाली वीडियो, उसको अभी तक आपने नहीं देखा, ध्यान से देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना, किस प्रकार से पढ़ना, यानी कि अंतिम दिनों में आपको शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, किस बुकों का उपयोग करना चाहिए, बुक को लेकर एक सेपरेट वीडियो अलग बना दी है। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बच्चे अभी भी उलझे हुए हैं, सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, है ना।
या किस प्रकार से पढ़ें, तो दोनों वीडियो मैंने बनाई है, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो और बुक को लेकर वीडियो, तो दोनों वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और यहीं पे बता देता हूँ, फिर वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। जिन भी विद्यार्थियों का गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो गणित विषय को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, उसकी लगभग 33 वीडियो हैं। उनसे पहले आप बेसिक मैथ्स एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट की लिंक, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वहाँ शायद 7 से 8 वीडियोज़ हैं, 10-10, 15-15 मिनट की, उनको देख लेना। इसमें प्लस माइनस गुणा भाग जो बिल्कुल एकदम बेसिक है गणित का, उसके बारे में समझाया है, उससे बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद शिक्षक वर्ग 3 की जो 33 वीडियो हैं गणित की, कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया है सिलेबस के अनुसार, उनको देखेंगे तो आप गणित विषय को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो गणित में आप 30 में से 30 ला पाएंगे। गणित विषय की पेडागॉजी भी पढ़ा दी है, उसको भी पढ़ लेना। हिंदी विषय मैंने पढ़ा दिया, ट्रिकी हिंदी ग्रामर करके प्लेलिस्ट, वहाँ से हिंदी विषय पढ़ लेना। पर्यावरण विषय मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बाल विकास को भी पढ़ेंगे। मैंने बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं किया, आप सोच रहे होंगे। चलिए अब हम टॉपिक की ओर आते हैं, बस इतनी ही बात कर सकते हैं वीडियो के बीच में। अब देखिए हम अगली हेडिंग है परिवार और समाज में सहसंबंध। देखिए परिवार और समाज में जो सहसंबंध है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए परिवार और समाज में किस प्रकार का सहसंबंध होगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, परिवार को समाज की लघु इकाई कहा जाता है। जो परिवार है उसको क्या कहा जाता है, परिवार को, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाए, परिवार को समाज की क्या कहा जाता है, लघु इकाई कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे की पॉइंट लिखा है, परिवार और समाज में सहसंबंध देख रहे हैं कि परिवार और समाज दोनों आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगला की पॉइंट हमने लिखा है कि सर्वप्रथम बालक का परिवार में ही सामाजिकरण होता है, यानी बच्चा जब बाहरी दुनिया में आता है, बाहरी परिवेश में जन्म लेता है, इस दुनिया में सबसे पहले परिवार में वो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी परिवार में सदस्य होते हैं उनसे मिलता है और उन्हीं में उसका सामाजिकरण होता है। अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, परिवार की सामाजिक स्थिति यदि बेहतर होती है तो उससे बालक के क्या होता है, सामाजिक विकास को भी लाभ मिलता है। जो परिवार उसकी सामाजिक स्थिति बालक के सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। अगला है, अतः परिवार और समाज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो परिवार और समाज है एक दूसरे से कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए हमने इतना समझ लिया, तो अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि अध्याय बड़े बड़े हैं और परीक्षा निकट है, तो मैं चाहता हूँ आपके जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो, और पर्यावरण विषय को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समय पर हमारा कंप्लीट होता है तो हम बाल विकास को भी आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, परिवार के सदस्यों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। हम जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। आप जो रूल बुक है उसमें सिलेबस निकाल लें, उसका एक प्रिंट निकाल कर अपने टेबल पर या अपनी बुक पर ऊपर रख लें, इसके बाद स्टडी को करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जिस विषय को पढ़ रहे हैं, पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने इसका सिलेबस पूरा होना चाहिए। तो टॉपिक को आप देखेंगे कि कौन सा सिलेबस में दिया है, तभी आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी जो बुक है उसमें भी लिखा है सिलेबस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिंट आउट 2 रुपये 5 रुपये का निकलेगा, नज़दीकी ऑनलाइन से निकलवा लीजिएगा, तो उसको पास रखेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हमारे सिलेबस की अगली हेडिंग है कि परिवार के सदस्यों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या होती है, ठीक है। अब इसमें हम देखें अगला, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा, परिवार के बड़े बूढ़े जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं की देखभाल, ठीक है। तो जो परिवार के बड़े बूढ़े होते हैं जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनकी देखभाल कैसे की जाए। तो भारत में देखिए बुजुर्गों को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महत्वपूर्ण हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में बुजुर्गों को क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ यानी कि राह, प्रदर्शक यानी दिखाने वाले, यानी कि राह को दिखाने वाला कहा जाता है। भारत में ऐसा कहा जाता है जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते उस घर की कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं वो घर काफ़ी संपन्न होता है, काफ़ी खुशहाल होता है। इसलिए जिस घर में बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है दोस्तों।
तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जो भी दादा नानी हो उनके लिए थोड़ा सा समय निकालिए और उनके मोबाइल व्हाट्सएप से दूर रखकर 10-20 मिनट 50 मिनट आधे घंटे उनके साथ बैठकर गपशप कीजिए। ठीक है। भारत में बुजुर्गों को पथ प्रदर्शक कहा गया है और ऐसा भी कहा गया है कि जो अगली पीढ़ी के बच्चे हैं जैसे कि नाती पोते हैं उनके लिए जो श्रेष्ठ वातावरण है वो प्रदान करने का कार्य जो बुजुर्ग हैं यानी कि दादा दादी है नाना नानी है वो करते हैं। जिस घर में यदि दादा दादी नाना नानी नहीं होते हैं वो बच्चे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी परवरिश अच्छे गुण हमें देखने को नहीं मिल पाते। ठीक है। तो अगला देखिए, बुजुर्गों की देखभाल में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की जो चिंता होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बुजुर्ग जब होने लगते हैं तो कई सारी बीमारियां भी उन्हें घेर लेती हैं। तो सबसे पहला उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है और जो कि जाहिर सी बात है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अवेयरनेस हमें होना चाहिए और समय पर डॉक्टर से को भी हमें दिखाना चाहिए चेकअप कराना चाहिए और उससे पहला कार्य है कि उनके साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए और उनके साथ हो सके तो भोजन भी साथ ही करना चाहिए और पौष्टिक खाना खिलाना चाहिए, थोड़ा धूप में भी बिठाना चाहिए। इस तरीके से जो कुछ भी हो सके है ना वो उनके लिए हमें सेवा का अवसर ईश्वर एक ही बार देता है, तो उसको हम अच्छे कार्य में लगाएं। बाकी कितना भी धन दौलत कमा लें तो उसके बाद भी आप मानसिक जो खुशी है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। हमारे चूँकि प्रश्न भी है तो कुछ बातें आ जाती हैं तो बीच बीच में मैं आपके लिए बताता रहूँगा। दूसरा पॉइंट है बीमार लोगों की देखभाल। बीमार लोगों की देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए तो वो यहाँ पे है। देखिए वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ब्राइटनेस को लेकर, इसको आप समझ में ज़रूर आ रहा होगा है ना, तो आप इसको ज़्यादा गौर मत करिएगा, बाकी पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। दिक्कत आती रहती है, काफ़ी मुश्किल के बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। 8 से दोस्तों जो आपके लिए 40 से 50 मिनट की वीडियो बनाने में 8 से 10 घंटे खर्च हो जाते हैं, तब जाकर एक अच्छी वीडियो बन पाती है। ठीक है। तो मेरी मेहनत को भी आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसलिए मैं आपसे बार बार लाइक शेयर कमेंट्स का बोलता हूँ। कुछ बच्चे लाइक तो लाइक होती है लेकिन अच्छी कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और अच्छा पढ़ाने का। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट्स अच्छी ज़रूर करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस मिलने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अगली है बीमार लोगों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले जो परिवार होता है उसकी आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से मदद में हमें देखिए जो परिवार है वो मदद करता है। देखिए बीमार लोगों की देखभाल में ही परिवार सबसे पहला ही हमारी मदद करने आता है, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद करे और चाहे भावनात्मक रूप से। परिवार ही एक ऐसा इकाई होती है, परिवार ही एक ऐसा होता है जो हमें आर्थिक रूप से भी मदद करता है और भावनात्मक यानी इमोशनल रूप से भी हमारी मदद करता है। ठीक है। हाँ अगला देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं आपने देखा होगा कि चाहे घर में पैसे हो या ना हो, चाहे किसी से उधार लिए हो, तो घर परिवार वाले ही काम आते हैं, बाकी जो दुनिया है देखने दिखाने वाली वो बिल्कुल काम नहीं आते हैं। और जो इमोशनल अटैचमेंट है वो घर वालों का ही रियल रहता है, बाकी कुछ लोग देखने दिखाने वाले रहते हैं वो रियल नहीं हो सकते। तो परिवार आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से मददगार होता है। अगला है बीमार व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना किसकी जिम्मेदारी होती है। आपने देखा होगा ये कार्य भी हमारे परिवार के लोग ही, आपके घर में जो भी सबसे ज़्यादा समझदार जिसको माना जाता है उसका कार्य होता होगा, लेकिन होता तो परिवार का ही व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति के आसपास स्वच्छ वातावरण और सबसे महत्वपूर्ण होता है तनाव मुक्त परिवेश का निर्माण करना। स्ट्रेस बिल्कुल उसके आसपास नहीं होना चाहिए, इसकी आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि बीमार लोगों की देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर हम वीडियो में देख ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए, अगला ही जो हेडिंग है वो है क्या किशोरों की देखभाल कैसे करें। बीमार लोगों की देखभाल देख लिया। अब किशोरों यानी जो किशोर अवस्था में होते हैं। किशोर अवस्था में कौन होता है? किशोर अवस्था में 13 वर्ष से लेकर जो 18, 19, 20, 21 वर्ष की अवस्था तक होते हैं उनको माना जाता है, लगभग ऐसा माना जाता है 13 से 18, 20 की वर्ष की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको किशोर अवस्था के माना जाए। इनको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, जो बाल विकास में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इनकी देखभाल कैसे की जाती है। बाल्य अवस्था यानी कि जो बाल्यावस्था यानी कि बचपन है, और युवा अवस्था यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था, इसको 18 से 24 की अवस्था या 25 युवा कह सकते हैं,
उसके मध्य की जो अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें होता क्या, इस दौरान बच्चों को अधिक बेहतर देखभाल की जरूरत होती है। किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत बच्चों को होती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए, जो एक शिक्षक बनने वाले हैं, माता पिता भी जो भी हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि किशोर अवस्था में एक बेहतर देखभाल की ज़रूरत होती है। इस आयु वर्ग के बालकों को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा परिवार की ही जिम्मेदारी है। उनका स्वास्थ्य को लेकर भी और सुरक्षा, चूँकि सुरक्षा की भावना भी काफ़ी अहम होती है, तो दोनों परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किशोर वय जो बालक होते हैं उनका गलत संगत में और गलत व्यसनों में, यानी कि जो गलत संगति है उसमें पढ़ने के, और जो गलत व्यसन यानी कि नशीली पदार्थ के आदत में आने की संभावना भी सबसे अधिक होती है। कब? किशोर अवस्था की एज में ही ये सारी संभावना सर्वाधिक होती हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, चूँकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो उनके विषय में आपको भली भांति से ज्ञात होगा। करियर निर्माण का जो अंकुरण होता है वो इसी उम्र में होता है, यानी कि बच्चे को ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में जो कुछ भी बनना होता है वो किशोर अवस्था में ही उसका निर्धारण हो जाता है या उसका निर्धारण किया जा सकता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में बच्चे को सही राह, सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा भविष्य में जो चाहे वो बन सकता है, या जो उसे बनाना चाहते हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में वो बन सकता है, बस उसे सही गाइडेंस मिल जाए। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो ये सारे हमने किशोर अवस्था में पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो के हम आगे बढ़ते हैं, तब तक हम वीडियो की इसकी ब्राइटनेस भी ठीक करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल। देखिए, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनकी देखभाल कैसे की जाए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि इनको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, यानी कि जो विकलांग होते हैं या फिर इनको किसी न किसी प्रकार की फिजिकल या फिर इनको अन्य एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे बच्चों की देखभाल हमेशा परिवार में ही संभव है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, फिर इस प्रकार से हैंडीकैप्ड जो भी आप कहें, उनकी देखभाल जो एक परिवार ही कर सकता है। बाकी अन्य लोग भले कितने भी अच्छे आश्रम या गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी बना ले, वो लोग उतनी अच्छी उनकी परवरिश से देखभाल नहीं कर सकते। परिवार तो परिवार ही होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो भी रही हो तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखिए, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अधिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे से ठीक चल नहीं पाते, उन्हें बैसाखी की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। किसी को एक्स्ट्रा, यानी कि उसके साथ एक व्यक्ति को हमेशा साथ जरूर होना पड़ता है। इस प्रकार से उन्हें विशिष्ट देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है, विशिष्ट देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें एक तरीके से विशिष्ट पोषण वाला भोजन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के प्रति एक सजगता भी होती है, बार बार किस समय पर चेकअप कराना एक व्यक्ति को पता भी होना चाहिए, और जनरली घर में ऐसा पता होता है जिस भी घर में इस प्रकार से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग हमारी देखिए कि जो देखभाल एवं संवेदनशील प्रणालियों के बदलते स्वरूप। चूँकि हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत कुछ बदल भी रही है और बदलती हुई आई है। प्राचीन काल में कुछ और थी जीवन शैली, आधुनिक समय में कुछ और है, आने वाले समय में हो सकता है कुछ और हो। तो उसी के बारे में यहाँ पे है कि देखभाल, यानी कि आज की जो देखभाल है और संवेदनशीलता है उसकी जो प्रणाली है उसमें किस प्रकार से स्वरूप बदला है, उसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बालकों के संबंध, यानी कि जो बच्चे हैं उनके संदर्भ में जो देखभाल है या संवेदनशीलता है वो किस प्रकार से उसने अपना स्वरूप बदला है, उसको देखिए। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे हमारा समय भी बचे और प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल न छूट पाए। प्राचीन काल में बालकों का पालन पोषण कहाँ पर होता था? एक परिवार में ही होता था। प्राचीन काल में हमेशा जो बच्चे हैं जब तक उनका पालन पोषण
बड़े ना हो जाएं या एक युवावस्था को प्राप्त ना हो जाए, तब तक उनका पालन पोषण हमेशा परिवार में ही होता था। इसके बाद वो घर से बाहर कोई कार्य के लिए ही जाते थे। आजकल कुछ और हो गया है। आजकल वो जन्म से पैदा होते ही हॉस्टलों में या कहीं और इस प्रकार से भर्ती कर दिए जाते हैं, उनका पालन पोषण किसी और पे ही डिपेंड कर दी जाता है। तो उनके अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर की कल्पना कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें बात की है, प्राचीन काल में बालकों का पालन पोषण एक परिवार में ही होता था, जिससे क्या होता था कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक गुण है उसमें जो संचार होता था हमेशा वो परिवार के माध्यम से, उसमें अच्छे गुणों का, अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का हमेशा उसमें संचार होता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में पति पत्नी दोनों घर से बाहर कार्य करने जाते हैं। अधिकांश घरों में ऐसा होता है कि पैसे के चक्कर में या फिर कुछ मजबूरियां भी होती हैं। आजकल सरकारी नौकरी से, आप में से भी बहुत से लोग इसको वीडियो को देख रहे हो जिसमें कि हस्बैंड ऑलरेडी सरकारी जॉब में होंगे या पत्नी सरकारी जॉब में होगी, अब दोनों की जॉब लग जाएंगी। फिर दोनों जब घर से बाहर कार्य करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आए कि आप भी बच्चों का पालन पोषण स्वयं न कर सकें। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर देखिए, आप फिर एक किसी बाई, जिसको बाई या फिर आया कहा जाता है, उसको बच्चे को पालन पोषण के लिए रखेंगे, ठीक है। वो आपकी मजबूरी कह लीजिए या जो भी है। हम चूँकि सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी आपके साथ शेयर भी करता जाऊँगी। गलत शब्द आ गया जाऊँगा, ठीक है। आप हंसीएगा मत, मुझे समझ में आ गया, आपको हंसी आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे माँ का स्थान आजकल बाई या आया ने ले लिया है, ठीक है। अब दिन की जो शुरुआत है आजकल के समय में बच्चों की किससे होती है, मोबाइल से होती है या फिर टीवी या फिर आजकल कार्टून से सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है। आजकल बच्चा रोया और उसे मोबाइल पकड़ा है, कार्टून देखे, बच्चा खुश, माता पिता अपने उसमें मस्त, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कार्टून, ठीक है। दिखाई इससे अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है कब, जब बच्चे को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा दिन में मोबाइल में कार्टून ना दिखाया जाए, इतना ही दिखाएं तभी। और एक चीज़ और, बच्चे को सिर्फ एजुकेशनल जो किड्स वाले कार्टून है वो ही दिखाए जाए, इसका सही बेनिफिट तब मिलेगा। लेकिन वर्तमान में कुछ भी दिखा रहा है, सांप बिच्छू मगरमच्छ, कुछ भी, यानी कि कुछ भी, आपको खुद पता होगा। आप नीचे कमेंट से अपनी अपनी राय जरूर देना, है ना। इसको मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। आपको इस विषय को पढ़ने से एक व्यक्तिगत जानकारी भी मिल रही है और हमारी परीक्षा में प्रश्न भी नहीं छूटेंगे, दोनों काम एक साथ चल रहा है। इन सब ने क्या करा है, आजकल जो वर्तमान चीज़ें आई हैं, इन सब ने दादी और नानी की जो कहानियाँ हैं, पहले आपने सुनी होंगी। आप में से कुछ लोग जो थोड़े से अधिक उम्र के होंगे, उन्होंने दादी और नानी की कहानियाँ बचपन में शायद जरूर सुनी होंगी। उन सब का स्थान मोबाइल, टीवी, कार्टून ने ले लिया है, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है और इस बुक के हिसाब से भी गलत ही बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम समय बिल्कुल आपका ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, ज्ञान तो बहुत कुछ दे सकते हैं क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है ज्ञान देना। लेकिन यहाँ पे हम आपको पर्यावरण विषय का ज्ञान अच्छा देने की कोशिश करेंगे। शिक्षक बन जाओगे तो आप बच्चों को खुद ही ज्ञान देते रहोगे। देखिए दूसरा पॉइंट है युवाओं के संदर्भ में। युवाओं के संदर्भ में जो देखभाल और संवेदनशीलता है वो किस प्रकार से बदली है उसको देखिए। एक परिवार का प्रथम कर्तव्य अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से नोट कर लेना आज ही, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए इस पॉइंट को मत भूल जाना। आपका प्रथम कर्तव्य क्या है कि परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नौकरी से पहले तो सब सोचते हैं कि नौकरी के बाद ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा लाऊंगा, वैसा लाऊंगा। दोस्तों नौकरी के बिना भी और पहले भी कर सकते हैं, बस आप इसको करने की चेष्टा कभी मन में नहीं रखते हैं ना। तो हम चूँकि सब्जेक्ट पे ही बात करते हैं, बाकी समय बहुत ज़्यादा हो गया। परिवार का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने जो परिवार सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना। आजकल के जो युवा हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं, है ना। चाहे वो मोबाइल हो गया उसमें व्यस्त हैं या फिर अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसी में व्यस्त हैं, घूमने फिरने में व्यस्त हैं या फिर अन्य जो गतिविधियां हैं आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाइए, उन सभी में व्यस्त होने के कारण वो सब कुछ भूल गए हैं। अपने माता पिता, संस्कार जो भी हैं सब कुछ भूल गए। तो इससे क्या हो गया है, संस्कारों का हनन भी हो गया और जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ
संचार हुआ। ठीक है दोस्तों, आप वेस्टर्न कल्चर में जाइएगा लेकिन अपने घरेलू संस्कारों को कभी मत भूलिएगा, जो कि आपको आज रियलाइज नहीं होगा। जब आप 30 से 34 या 40 की उम्र में जा रहे होंगे तब आपको इन बातों का भली भांति अनुभव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारी लंबी जरूर हो रही होगी लेकिन इतना नॉलेज आपको शायद ही है यूट्यूब पर किसी भी क्लास में निःशुल्क मिले। पेड क्लास हो सकता मिल जाए, क्योंकि मैं निःशुल्क क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। वृद्धों के संदर्भ में देखभाल और संवेदनशीलता का क्या स्वरूप मिलता है, देखिए इसको समझिए। एक एक जो टॉपिक है ना सिलेबस में, मैं ऐसे ही ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सिलेबस के अनुसार ही ज्ञान दे रहा हूँ। आज की भाग दौड़ में जब व्यक्ति के पास अपनी संतान के लिए ही समय नहीं है, देखना गौर करना, अपनी संतान के लिए समय नहीं है, तो ऐसे में वृद्ध माता पिता को तो पूर्णतः अनदेखा ही कर चुका है वो। जब अपनी संतान के लिए समय नहीं है तो अपने वृद्ध माता पिता को वो अनदेखा तो करेगा ही। ठीक है, तो ऐसे में माता पिता जो है वृद्धावस्था में क्या एकाकी जीवन बिताने को बेबस हैं। आज के संदर्भ में हम बात करें तो ऐसा ही हो रहा है। आप बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए 60 से 70 की उम्र में, जो थोड़े से किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो वो हमेशा एकाकी यानी एकांत में अकेले जीवन बिताने को बेबस हैं। दोस्तों उनके साथ हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट रोज बातचीत करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंत में हम जो शेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह गए उनको भी शामिल करेंगे। एक टॉपिक और रह गया हमारे मित्र, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इस अध्याय की अंतिम जो हेडिंग है उसको देख लीजिए, हमारे मित्र। छोटी सी हेडिंग है, इसके बाद हम सीधे जो शेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह गए थे उसको और बढ़ेंगे और उन्हीं को भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। हमारे मित्र इस हेडिंग में हम देखें तो बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला या फिर उसके साथ खेलने वाला जो बालक होता है उसे उसका हम मित्र कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो बच्चों के साथ जो बच्चों के कार्य में मदद करता है बालक, उसी को मित्र कहते हैं, या फिर उसके साथ जो खेलता है उसी को वो आप उसका क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। ठीक है, आपकी उम्र में मित्र कुछ और हो सकते हैं जो कि हम आगे भी देखेंगे। आपके है ना कार्य के अनुसार मित्र की परिभाषा भी बदल जाती है ना। कुछ लालची मतलबी मित्र भी होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ने वाले, क्योंकि बच्चों के हिसाब से आप इसमें पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बताया है उसी को आप मित्र कहेंगे। ठीक है, देखिए जिनके साथ अच्छा संबंध होता है उनके साथ जो बालक है वह अधिक रहना, उनके साथ कार्य करना और खेलना पसंद करता है। ठीक है, जिस बच्चे का जिसके साथ अच्छा संबंध होता है, जिसके साथ अच्छी मित्रता होती है, उसके साथ वह अधिक रहना, उसके साथ कार्य करना, उसके साथ अधिक खेलना पसंद करता है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता, इसको थोपते नहीं है। एक भावना का रिश्ता होता है, जब दोनों के विचार और भावनाएं मिलते हैं तब जाकर एक मित्रता होती है। ठीक है, हमेशा अधिकांश जो मित्रता होती है एक जैसे लोगों में होती है। इसमें ना गरीबी ना अमीरी देखी जाती, ना जाति पात देखा जाता। इसमें जब मित्रता होती है हमेशा जो अच्छा मित्र होता है वो आजीवन साथ देता है और आप भी उसका जीवन साथ देते हैं। अच्छा, आपका सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है या मित्री कौन है, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो सबसे खास घनिष्ठ मित्र है उसका नाम नीचे ज़रूर बताएं। देखिए आपने जो घनिष्ठ मित्र दोस्त है उसको आप हमेशा धन्यवाद ज़रूर दिया करें, तो धन्यवाद एक तरीके से आप नीचे कमेंट्स कर दे सकते हैं, उसका नाम नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। अब आगे देखिए मित्रता का वर्गीकरण। हम अभी आपके लिए बताएगा मित्रता भी कई प्रकार की होती है, हम उन्हीं का वर्गीकरण करते हैं। परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जो मित्रता है इनका वर्गीकरण जो है, यानी कि मित्रता किस प्रकार की होती हैं। जो अरस्तु हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अरस्तु है, इनके अनुसार मित्रता 3 प्रकार की होती हैं। उपयोगिता के आधार पर मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। इसने 3 मित्रता की परिभाषा दी है, अरस्तु जी ने दी है। काफ़ी ज्ञानी थे तो ये जल्दी पहचान गए थे। मित्र भी कई प्रकार के होते हैं, उपयोगिता के आधार पर भी होते हैं, आनंद की मित्रता के आधार पर और अच्छी मित्रता के।
अब इनको हम संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को वीडियो में देखते हैं। उपयोगिता की मित्रता क्या होती है? जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है, यानी कि भाई आज हमें तुझसे अपना कुछ हित है, तुझसे कुछ काम है, तो तुझसे मित्रता हो गई। जब तुझसे हमारा काम निपट गया, सुलझ गया, तो चल जा भाई, अब तुझसे हमारी कोई मित्रता नहीं रह गई। ठीक है, इस प्रकार के कुछ मित्र आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में भी बने होंगे, आए होंगे। ठीक है, अभी आप इसको ऐसा संदर्भ में ऐसा समझ सकते हैं, बच्चों के, चूँकि बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि ऐसा बच्चों की पुस्तक या नोट्स, पेन इस प्रकार से प्राप्त करने के लिए अपना हित जब उसको दिखाई देता है कि अच्छा इसके पास तो बहुत अच्छा खिलौना है, तो चलो इससे मित्रता कर लेते हैं। जब वो खिलौना टूट जाता है, चलो भाई अपनी मित्रता समाप्त हो गई। तो इसको हम उपयोगिता की मित्रता कहेंगे। ठीक है, अरस्तु जी ने इस प्रकार से इसे बताया है। दूसरी बताइए, आनंद की मित्रता। इस प्रकार की जो मित्रता है, इसमें मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है। यानी कि जो मित्र होते हैं, इसमें आपसी उनके हित जो होते हैं कि भाई मेरा हित किस में है, इसमें, और तेरा हित किस में है, इसमें उन दोनों में आपसी सहमति होती है, जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। यानी कि उनमें आपसी सहमति होती है और जो वह अपनी खुशी मित्रों के बीच में बांटते हैं, इसको आनंद की मित्रता कहते हैं। यानी कि उनमें इस प्रकार से कम एक हित को लेकर सहमति तो होती है, यानी कि दोनों को इस प्रकार की मित्रता में आनंद प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, इसको आनंद की मित्रता कहते हैं। इसमें दोनों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब सबसे जो अच्छी मित्रता जिसको कहते हैं, अच्छी मित्रता अरस्तु जी ने कही है। वो किसे कही है? दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है। हमेशा जब अच्छे मित्र हों, उनके बीच में एक सम्मान का भाव होना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे मित्र के बीच सम्मान नहीं होगा तो कितने भी अच्छे मित्र हैं, वो मित्र नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। जो अच्छी मित्रता है उनमें क्या होता है? पहला एक चीज़ कि उनमें आपस में सम्मान का भाव होता है और वो एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक, चलो भाई यहाँ घूमने चलते हैं, चल भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल यहाँ पे चलते हैं, चल ठीक है मैं भी चलता हूँ। इन अच्छे काम में हमेशा वो एक दूसरे का साथ देते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती। इसमें ना तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखा जाता, बस मन किया, दिल किया, चल भाई चाय पीने चलें, चल भाई। तो इसको कहेंगे अच्छी मित्रता, जिसमें कोई हित अहित नहीं देखा जाता। कभी एक मित्र ने इसको अच्छे से मन किया, चल भाई मेरी नौकरी लग गई, जैसे आपकी हो सकता है नौकरी लग जाए, आपका मन किया चल भाई मैं अच्छा शिक्षक बन गया। एक आपका दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, जो चूँकि नहीं बन पाया, चल भाई तू चिंता मत कर, मैं हूँ बिल्कुल साथ, कदम से कदम उसका हौसला नहीं देना है, बिल्कुल ईमानदारी से मित्रता भी निभाना है। चल आज मेरी साथ, उसको एहसास भी ना हो चूँकि आप उसके लिए कुछ मदद कर रहे हैं, मदद भी हो जाए और एहसास भी ना हो। एक बिना बताए सरप्राइज उसको एक शर्ट भी दिला दे ना, तो वो एक मित्रता जो कहते हैं उसको सच्ची और अच्छी मित्रता भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया है, जो भी सारे टॉपिक थे अध्याय बन के वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हमने इसमें अध्याय में तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ सीखा, जीवन की दृष्टि से भी बहुत कुछ सीख लिया है। अब परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यूज प्रश्नों को भी लगा लिया जाए, ताकि आप परीक्षा में गलती बिल्कुल ना करें। इसके बाद आप गलती करते हैं तो आप खुद स्वतः उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत कुछ मेहनत आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 प्रश्न तक हम पिछली वीडियो में देख चुके थे और जो टॉपिक थे पिछली वीडियो में हम उनको पढ़ चुके हैं। आज हम 17वें प्रश्न से लेकर जो शेष प्रश्न है वो इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो 17वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपने यदि वीडियो को अच्छे से देखा है, पढ़ा है, समझा है तो आपको स्वतः आंसर इसका पता चल जाएगा। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? चूँकि कुछ प्रश्न पिछली वीडियो के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दूंगा और आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो किस प्रकार के परिवार में जो विवाहित युगल होते हैं स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? पितृस्थान में, मातृस्थान में, वैवाहिक में और एकल में।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से कुछ समय देता हूँ, आंसर बताइए। शादी के बाद जो नवदंपति है वो स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है, यानी घर जमाई कहाँ पर होता है? वो मातृ स्थान, यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पिछली हमने क्लास में पढ़े थे, कुछ ऑब्जेक्टिव पिछली वीडियो के भी रह गए थे, जो वीडियो लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा, चूँकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आज हमारा अध्याय कंप्लीट भी हो गया, कल से नया अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध होता है? ठीक है, ये भी कल हमने पढ़ा था कि किस परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा और नानी से संबंध होता है? द्विनामी परिवार में, मातृवंशी परिवार में, पितृवंशी परिवार में, उभयभाई परिवार में। तो इसका उत्तर आप सोचिए जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, सोच लिया, इसका उत्तर होगा द्विनामी परिवार। कल हमने देखा द्विनामी परिवार में जो व्यक्ति होता है दादा और नानी दोनों का सरनेम का उपयोग करता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, ऐसे परिवार को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए ऐसे परिवार जिसमें एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, बहुपत्निक परिवार, बहुविवाही परिवार, समूह विवाही परिवार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ समय मैं आपको भी देता हूं जिससे कि आप आंसर बता पाए, तो सोच लीजिए आपके मन में इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? तो सोच लिया आपने इसका उत्तर, तो इसका उत्तर होगा बी, बहुविवाही परिवार। देखिए ये प्रश्न पिछली वीडियो के ही रह गए, तो इन सब टॉपिक को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो भी अभी प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? समरक्त को, वैवाहिक, पितृस्थान, मातृस्थान। तो चार ऑप्शन में से कौन सा एक होगा? चूंकि मैं कुछ समय आपके लिए भी दे रहा हूं तो जल्दी से ऑप्शन सोच लीजिए। देखिए चार ऑप्शन है, किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा। आप क्या सोचा था, आप मुझे बताइएगा। अभिविन्यास को समरक्त भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो आपके जो आंसर है और सटीक हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? ठीक है, एकल, संयुक्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कौन सा होगा? समरक्त संबंध यानी जो खून का संबंध है किस प्रकार के परिवार में होता है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार। खून का संबंध तो एकल परिवार में भी होता है, संयुक्त परिवार में होता है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में शामिल है। ठीक है, जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में शामिल। चूंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारी थ्योरी में शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इसमें शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जिमरमैन के परिवार के वर्गीकरण में शामिल है न्यासधारी, आणविक, घरेलू परिवार, है सभी। चूंकि ये हमारे थ्योरी में समझ में नहीं आया था कहीं पर, तो इसका आंसर मैं आपके लिए बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा। न्यासधारी, आणविक, घरेलू परिवार, ये सभी इसमें शामिल होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपके लिए, अब चूंकि अध्याय कंप्लीट हो गया, तो देखिए वीडियो मॉर्निंग में आती, इवनिंग तक आपके लिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, बालक की मानसिक क्षमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि बालक की जो मानसिक क्षमता है इसमें किसका प्रमुख योगदान है? वंशानुक्रम, मित्र, परिवार और पिता। किसका होगा उत्तर? आप जल्दी से सोच लीजिए। तो हमने पढ़ा था जो वंशानुक्रम यानी जेनेटिक फैक्टर है वो मेंटल जो क्षमता, कैपेसिटी, उसमें ज़्यादा योगदान होता है। अगला प्रश्न है, रिश्ते का क्या आधार होता है? रक्त, विवाह, भावना, सभी। हमने पढ़ा है कि विवाह के आधार पर रिश्ते बनते हैं, पति पत्नी के। रक्त खून के आधार पर ही बनते हैं, भाई बहन। भावनाएं के आधार पर मित्र का रिश्ता बनता है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है हमारा कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त, विवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समरक्त हमने पढ़ा था, समरक्त यानी किसे कहते हैं? समरक्त हम खून के संबंध को कहते हैं, तो इसमें रक्त होगा, ए वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
परिवार और समाज में सहसंबंध। अब देखिए समाज की लघु इकाई किसे कहते हैं? समाज की लघु इकाई किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है मित्र, समूह, परिवार, व्यक्ति। तो किसे कहेंगे समाज की लघु इकाई? तो हमने पढ़ा था कि परिवार को समाज की लघु इकाई कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए, बालक की भाषा का विकास किसके विकास के साथ होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास या सामाजिक विकास? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर राइट होगा? हमने अभी देखा बालक की जो भाषा है, बालक की भाषा का विकास किसके विकास के साथ होता है? तो जो बालक की जो भाषा है वो मानसिक विकास के साथ उसका विकास तीव्र होता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है? अभी हमने वीडियो में देखा था, तो बड़े बुजुर्ग मैंने कहा भी था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बोझ माना जाता है, उत्तरदायित्व माना जाता है, पथ प्रदर्शक, सुरक्षाकर्मी। तो हमने पढ़ा था कि पथ प्रदर्शक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवार में किनका होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है? बुजुर्ग, किशोर वय बालक, महिला, छोटे छोटे बच्चे। तो इसको भी हमने पढ़ा था कि जो परिवार है उसमें बुजुर्गों का होना अगली पीढ़ी में सांस्कृतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव युक्त परिवेश का निर्माण करना परिवार का उत्तरदायित्व है? किसके पास? बुजुर्ग, किशोर, बीमार व्यक्ति, अतिथि। तो हमने इसका क्या पढ़ा था कि जो बीमार व्यक्ति उसके पास स्वच्छ वातावरण और तनाव युक्त परिवार का निर्माण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए मैं बुक के माध्यम से ही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी जरूर हो रही है क्योंकि परीक्षा निकट है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना होगी। जब मैं 8-10 घंटे में आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तो चूँकि गवर्नमेंट शिक्षक बनने की ओर हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना होगा। अगले, परिवार के सदस्यों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, इस हेडिंग से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे देखिए, किस आयु वर्ग के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना, व्यसन यानी गलत संगत में पड़ने की अधिक संभावना होती है? तो हमने देखा था जो किशोर होते हैं इनकी गलत संगत में पड़ने की आदत ज़्यादा संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना होता है? तो करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत होना होता है? तो वो भी किशोर होंगे। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की किस प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देना होता है? पोषण एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा, खेलकूद, शिक्षा। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको क्या अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है? उनकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा। वैसे तो पोषण और स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात आ जाए तो उनकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान, सिक्योरिटी पर, यानी कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो अगला प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए, कौन सा एक सही नहीं है वो हमें बताना है। किशोर बालकों के रहन सहन पर ध्यान देना होता है, परिवार में बुजुर्गों की देखभाल जरूरी है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों की पहली पाठशाला उसका परिवार है। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो सी वाला सही नहीं है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि होती है। सी वाला यहाँ पे हमारा गलत उत्तर है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण के युग में किसकी देखभाल की प्रकृति में बदलाव आया है? बच्चे, वृद्ध, युवा। ठीक, किसकी में आया बदलाव में? तो इन सभी की देखभाल में बदलाव आया, तो ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हमारी साइड से मैंने आपको सॉल्व कराने की वीडियो में कोशिश की, और आपके लिए एक और अच्छी सलाह मैं दूंगा कि इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको जहाँ कहीं भी मिलते हैं उनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। थ्योरी क्लास आप एक बार पढ़ चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे परीक्षा में आप उतने ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन इतना अच्छा और इतना काम का आपको यूट्यूब पर
शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा। निःशुल्क की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट या फिर पेड कोर्स की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट मिनिमम 1000 लाइक का टारगेट आप लोगों की रख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द इसको पूरा कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ शाम तक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और अन्य विषय की वीडियोस आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करना, और वीडियो में जो भी कुछ समझ नहीं आए कमेंट से पूछ लेना, जो कुछ अच्छा लगता है वो कमेंट्स करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला अध्याय पढ़ेंगे हम, हमारे पशु हमारे पक्षी, सेकंड अध्याय। दोस्तों मिलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।